हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वन शॉट में कवर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वन शॉट का मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टकट में हो जाएगा, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो पूरी वीडियो होगी वो एक ही मतलब कॉम्बिनेशन में खत्म हो जाएंगे सारे लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या है, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कि जो मैग्नेट की डिस्कवरी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक टर्की जो कंट्री है उसके अंदर एक टाउन है, ठीक है, मैग्नीशिया। तो वहां पे एक शेफर्ड रहता था जिसका नाम था मैग्नस। तो उसके पास एक ऐसी लाठी हुआ करती थी जो क्या करता था, शेफर्ड तो आपको पता ही है, जो भेड़ बकरी चराता था। तो उसके यहाँ पे एक ऐसे मेटल का पीस लगा हुआ था इस पूरे पे, ठीक है, जिसको ये टकराता था किसी भी पत्थर वगैरह से, और उसकी आवाज से वो सारे जो भेड़ बकरी होती थी वो अपने रास्ते पे आ जाती थी, भटकती नहीं थी, ठीक है। तो एक बार ऐसी मारते मारते तो उसने एक्सपीरियंस किया कि उसकी जो लाठी है जब किसी पत्थर से टकराई तो उस पत्थर ने उस लाठी को अट्रैक्ट किया। तो वहां से एक नई चीज का डिस्कवरी हुई, एक नए सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई और उसको नाम दिया गया मैग्नेट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी थी आयरन को अट्रैक्ट करने की, तो उस प्रॉपर्टी को बोला गया मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो वो प्रॉपर्टी कहलाई मैग्नेटिज्म। तो वहां से हमारे पास जो सब्सटेंस डिस्कवर हुआ उसे हम कहते हैं मैग्नेट। और मैग्नेट का दूसरा नाम होता है लोडस्टोन। बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मींस कि जो मैग्नेट है वो डायरेक्शंस बताता है। डायरेक्शन कैसे? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बताता है ना। इसी की हेल्प से आगे हम पढ़ेंगे कि कंपास बनाया गया, मैग्नेटिक नीडल बनी, ठीक है। और मैग्नेट का जो फॉर्मूला है वो है Fe3O4। और नेचर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मैग्नेट है वो होती है हमारी अर्थ। क्लियर? ये तो हो गया यहाँ तक इंट्रो। अब आते हैं कि जो मैग्नेट जो है वो बहुत सारी शेप्स है, हम लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने भी बहुत सारी शेप में देखी होगी, मार्केट में ये सारी शेप में अवेलेबल होती है। इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट या फिर रेक्टेंगुलर मैग्नेट। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है हॉर्स शू की तरह होता है, और ये है यू शेप मैग्नेट। और भी इससे भी क्या पता आप लोगों ने देखी हो, इससे भी बहुत अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स भी आती हैं। तो ये बेसिकली वो शेप्स हैं जो जनरली हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब आता है अपने पास मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? बेसिकली एक नीडल है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये एक नीडल है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली एक नीडल है। या तो इसको क्या करते हैं, किसी थ्रेड या उसकी हेल्प से लटका देते हैं, या इसको ऐसे पिवटेड क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। पिवटेड का मतलब होता है कि ये किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। और इस मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से बनाया गया मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना, है ना। अर्थ पे इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी की हेल्प से जो शिप होते हैं या फिर डेजर्ट्स होते हैं वहां पे कोई रास्ता अपने को दे नहीं रखा था, कोई डायरेक्शन लिखी नहीं होती वहां पे बोर्ड्स वगैरह पे, तो वहां हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का बेसिकली मीनिंग क्या है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ये हमें डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ। इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो भी है डायरेक्शन में उस वे में जा सकते हैं। अब यहां से आता है मैग्नेट है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की, देखिए सबसे पहले मैग्नेट के पास होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट क्या करता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, दो पोल्स। पोल्स क्या होते हैं, यहाँ पे दो जो एंड होते हैं मैग्नेट्स के उन्हें हम पोल्स बोलते हैं। एक एंड होता है हमारे पास नॉर्थ पोल और दूसरा एंड होता है अपने पास साउथ पोल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि जो लाइक पोल होते हैं, ठीक है, लाइक पोल रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मतलब नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को धक्का मारेगा, है ना, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भगाएगा। लेकिन जैसे ही नॉर्थ और साउथ आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी पे है तो कह रहा है कि पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कि मैग्नेटिक पोल जो है वो कभी भी मोनोपोल, इट मीन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमने मैग्नेट लिया, देखिए हमने इसको तोड़ दिया, जैसे इसको तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली इसका, देखिए ये एंड साउथ था, ये नॉर्थ था, तो इसका ये एंड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और ये बन जाएगा साउथ। ऐसी सेम इसके अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक्वायर कर लेता है दूसरे एंड पे ऑपोजिट पोल को। तो कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता।
वही फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखें तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की वो हमेशा पोल्स पर मैक्सिमम पाई जाती है और सरफेस पर जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसमें सरफेस वाला टाइप करना भूल गए, सरफेस पे कम होती है और पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी तो अभी बताया था कि मैग्नेटिक के पास एक और प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इट मींस हम इसकी हेल्प से डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक अभी तक? चलिए अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक मैग्नेट का पीस है ये। अब इस मैग्नेट के पास क्या होगा, जो अट्रैक्ट या जो भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है मान लेते हैं इस मैग्नेट का, हम यहाँ पे कोई आयरन का पीस लिखाते हैं तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कहाँ तक अट्रैक्ट है, क्या वो इस आयरन पीस को यहाँ से अट्रैक्ट कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ एक लिमिट है ना, उस लिमिट के अक्रॉस ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो जो लिमिट है, वो जो स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस वो स्पेस किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जिसमें इसके इन्फ्लुएंस को, इट मींस इसके जो इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे क्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो भी है, इसको एक्सपीरियंस कर सकता है कोई मटेरियल, उसे कहते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसके कॉन्सेप्ट को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो अपना वही अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमने एक पेपर की शीट के ऊपर मैग्नेट को रखा और हम लेके आए लोहे का बुरादा, बुरादा समझते हैं, लोहे का चूरा। उस चूरे को जैसे इसके चारों तरफ स्प्रे करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इस पैटर्न में अरेंज हो जाता है। ये जो पैटर्न है, ये देखिए इमेजिनरी लाइंस दिख रही है आपको, कर्व लाइंस, ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द कर्व पाथ अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो बन गया कर्व, लेकिन ये कर्व स्टार्ट कहां से हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, कर्व क्या बता रहे हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ये क्लोज्ड कर्व बनाते हैं। ठीक है, क्लोज कर्व का मतलब क्या है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पे एंड हो जाते हैं। नॉर्थ से क्या करेंगे, देखिए नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं साउथ की तरफ, तो यानी साउथ से एक तरह से है ना, नॉर्थ से निकल रहे हैं अंदर की तरफ और साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखिए नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे नॉर्थ साउथ, ये निकल रहे नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ की तरफ जाएंगे और ये साउथ की तरफ एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि नेवर इंटरसेक्ट, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, तो देखिए अगर ये दो फील्ड लाइंस हैं, मान लेते हैं ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, इस कर्व पे जो कर्व बन रहा होता है उस पर अगर हम कंपास पुट करेंगे, कंपास को रख देते हैं, तो जो टेंजेंट बनेगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे तो दो टेंजेंट बन गए, यानी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट, दो टेंजेंट मींस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देखिए ये रहा, तो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो टेंजेंट से पता चलती है। क्लियर? अब आता है कि जो फील्ड लाइंस अगर जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और जितनी ज्यादा दूर होंगी उतनी ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मतलब अब फील्ड लाइन कहाँ ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ ज्यादा क्लोज होती है ना। क्लोज कौन होता है, जहाँ कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, इट मीन डेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जिस जगह पे होगी वहां पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जहां पे फील्ड लाइंस कम होंगी वहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ध्यान से देखे तो, ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्शन हो गया है ना, ये तो इसको हटा देते हैं। फील्ड लाइन देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पोल्स पे सबसे ज्यादा है, इसलिए पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। सरफेस पे कम है तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। हाँ देखिए पोल्स पे तो देखिए सारी आ रही है, अभी काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ क्या डेंसिटी 2, यहाँ इस तरफ भी। तो फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहाँ है, पोल्स पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी, पोल्स पर, और वीक कहाँ होगी उसके लेटरल सरफेस पे। ठीक है,
ये आप ऐसे लिख सकते हैं, हर जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा हर किसी का ये आपका, जैसे कि हमें एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना था उसका वे हो गया ये। फील्ड लाइंस आर क्लोज का, फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है उसका रीजन के साथ, और जितनी ज्यादा क्लोज होगी जहाँ पे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे पाई जाएगी, जो कि कहाँ होती है, पोल्स पर। क्लियर? चलो अब आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो अब तक तो हम सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन दिया वो थे हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सिंपली। तो यहाँ पे मैंने 4 अरेंजमेंट लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट में क्या करा है, ये एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, वायर, और ये तो अपने पास मैग्नेटिक नीडल, इट मींस कंपास है ना। इसके अंदर ये जो है करंट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले केस में क्या करा, ये वायर के अंदर करंट फ्लो करा है टॉप टू बॉटम, और मैग्नेटिक कंपास को रख दिया नीचे। तो मैग्नेटिक कंपास को जब नीचे रखा तो मैग्नेटिक कंपास इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। कंडक्टर क्या है, अबव है नीडल से। अगले केस में कंडक्टर तो वही है बट करंट की डायरेक्शन अपोजिट करी, तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर इतना ही नहीं, पहले केस में हमने क्या करा, मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास को नीचे रखा, अब कंपास को हमने कंडक्टर के ऊपर रखा, करंट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, ये इसकी डायरेक्शन हो गई फिर इस तरफ राइट साइड, और इसकी डायरेक्शन हो गई लेफ्ट साइड। तो इसके अंदर कंडक्टर नीचे है, इसके इस केस में कंडक्टर ऊपर है, दो केस में। अब क्या हुआ कि इस डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, है ना। मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट होता है जब आसपास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस इस करंट के वायर के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पता चला सबसे पहली बार कि जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करता है। उस चीज का रिलेशन बताया हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने, ठीक है। ओर्स्टेड फाउंड दैट डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट बट ऑल्सो ऑन वेदर द कंडक्टर वाज अबव, और सिर्फ करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इस पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर नीडल से नीचे है या नीडल के ऊपर है, ठीक है। उसने क्या करा, हर करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबसे पहले बार इन्होंने क्या करा था, इस चीज को कंक्लूड किया था। उसके बाद आंद्रे मैरी एम्पियर ने डायरेक्शन निकालने के लिए रूल दिया, ठीक है, जिसे एम्पियर रूल भी कहते हैं, कि कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे हम। ये तो ठीक है, एक इजी मेथड बताया कि ऐसे डायरेक्शन निकाला जाता है। उन्होंने दिया स्विमिंग रूल, आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया एक स्विमिंग रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्विमिंग रूल क्या कहता है, आप देखिए ध्यान से। अब इन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, क्लियर। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इट मींस इसका जो फेस है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ है स्विमर का, है ना। तो इफ पर्सन स्विम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ, जब लेफ्ट हैंड ऐसे जा रहा है तो इट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ पोल जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जस्ट इसके ऑपोजिट है सारा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो हम पढ़ चुके हैं, फील्ड है जितनी क्लोजर स्ट्रॉन्ग, जितनी दूर उतनी वीक होगी, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल लेफ्ट हैंड की तरफ, अभी बताया नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में स्विम हो रहा। उल्टा भी हो सकता है इसका, अगर लेफ्ट हैंड इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है इट मींस करंट की डायरेक्शन कैसी है, स्विमर के फेस की तरफ, ठीक है। अगर डायरेक्शन उल्टी है तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो ये यानी नॉर्थ पोल जो है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन है तो राइट हैंड नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, और करंट फ्लो कराने के बाद देखा गया कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, कर दिया बैटरी से कनेक्ट, ये जा रहा है करंट। अब करंट जैसे ही क्रॉस करा तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करा, इसके बीच में कार्डबोर्ड लगा दिया,
ठीक है। और कार्डबोर्ड लगाने के बाद यहाँ रख दिया एक मैग्नेटिक कंपास, सिंपल सा। अब मैग्नेटिक कंपास जैसे ही रखा तो मैग्नेटिक कंपास ने डायरेक्शन शो करी ऐसे टेंजेंट, ये वाली, ये डायरेक्शन, ठीक है। अगेन अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी अब मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनता है वो बनता है ऐसे, ठीक है, यानी सर्कुलर शेप में और कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के पास होगी, उससे कम इससे, जितने दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, अब ध्यान से देखिए, ऊपर से हमारा जो करंट की डायरेक्शन थी ऊपर से नीचे थी, ये देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा था इस तरफ। तो ये कैसे फाइंड आउट किया, इसके लिए यूज करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या कहता है, राइट हैंड लेंगे, ये थंब है, और इसको ऐसे कर लेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो कर्ल है, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर घूम रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, हमने ऊपर से नीचे लिया था, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे ऐसे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगी, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से, कैपिटल बी से, ठीक है। इसीलिए वहां पे देखिए डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ जा रही थी और फिर इस तरफ, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो सर्कल तो बनेगा ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ये। करंट की डायरेक्शन ये है, सर्कल तो ऐसे बनेगा, है ना, ये जा रहा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई ये है ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है स्ट्रेट कंडक्टर पे। पहला तो अभी बता दिया मैंने, डिस्टेंस पे कर रही है ना, डिस्टेंस के, है ना, डिक्रीजेस विद, सॉरी ये गलत लिख दिया, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कम हो रही है, और कम का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। और दूसरा फैक्टर होता है करंट, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, ठीक है। ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, क्लियर। चलो डायरेक्शन हमने बात कर ली, ठीक है। अब अर्थ के पास जो अर्थ सरफेस के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है 0.3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए टेस्ला को कन्वर्ट करते हैं हम गॉस में। तो एक टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, इट मींस यहाँ आ जाएगा इनटू 10⁴, कट जाएगा दोनों तो 0.3 गॉस आ जाएगा, राइट। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी स्ट्रेट कंडक्टर था, अब है हमारे पास सर्कुलर कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो कराएंगे, इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो ये सर्कुलर अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, तो ये करंट जा रहा है इसके पास, राइट, तो ये करंट वापस आ रहा है, ये जा रहा है करंट, ये आ रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। अब इसमें देखा गया तो इस, देखिए करने का तरीका वही है, या तो इधर लोहे का जो होता है चूरा जो भी, उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं, वो अपना शेप ले लेगा, है ना, और उसके बाद मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, वो डायरेक्शन में बता देगा। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इसके चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने, इसके चारों तरफ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर वो सर्कल जैसे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, टाइम ऐसा रहा है कि वो स्ट्रेट पैरेलल बन जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बन रही है, सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही है इसके चारों तरफ, तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल्स आर सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक। और सेंटर पे अगर देखेंगे कॉइल के सेंटर पे तो यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। ये देखिए सेंटर पे, कॉइल का सेंटर ये माना जाएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में होंगी फील्ड लाइंस, जो भी स्पेस कॉइल के अंदर उधर सेम डायरेक्शन में, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी, तो सेंटर पर, ठीक है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी, इस जगह पे, इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, निकालने का वही मेथड है, या तो दो मेथड है, एक होता है स्क्रू रूल। अब आपके पास क्या है, स्क्रू होगा नहीं,
है ना। स्क्रू रूल क्या कहता है, ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे टाइट हो रहा है, तो ये जो घूम रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हम क्या करेंगे, हम दूसरा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ये इजी है क्योंकि हमारे पास हमेशा है राइट हैंड अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड में वहां पे क्या किया था पीछे, इसको हमने माना था करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड, अब उल्टा कर देते हैं, ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड, बात खत्म, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया स्क्रू रूल और ये हो गया हमारे पास। अब कैसे देखो, फॉरवर्ड मूवमेंट जो है स्क्रू का वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और रोटेशन ऑफ स्क्रू जो है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, या सिंपल इससे। अब देखो जैसे कि ये है, ठीक है, ये दो केस ले लेते हैं हम, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, अब इसी को कर लो करंट, ठीक है। कंडक्टर के लिए ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सर्कुलर कंडक्टर के लिए ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी का अकॉर्डिंग ये करंट देखिए ऐसे जा रहा है, ये जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, इनसाइड, ये देखिए ये आ रहा, ये आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पे होगा आउटसाइड। अब देखिए इससे एक चीज और बताता हूँ, इनसाइड ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ क्या जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर जाती है, ठीक है, और ये कहां से बाहर आती है, तो अंदर कहां जा रही है, इधर, ठीक है, अंदर मतलब साउथ पोल, बाहर आ रही है तो नॉर्थ पोल, तो इसकी हेल्प से हम पोल्स भी बता सकते हैं। चलो अब आता है इस पे कैसे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले करंट पे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, कोई भी केस हो करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा। हाँ यहाँ भी डिस्टेंस पे कैसे होगी, इनवर्सली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वही फील्ड स्पेस, है ना, रीजन पे डिपेंड करता है, रीजन जितना दूर होगा होता जाएगा उतनी वैल्यू कम। तीसरा डिपेंड करता है कितने ज्यादा टर्न्स हैं, वहां जैसे हमने ये एक टर्न लिया था ऐसे, तो ये कितने टर्न है ऐसे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। अब आता है सबसे पहले व्हाट इज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग कैसे होती है, एक सर्कुलर कॉइल कंप्लीट होती है वहीं से दूसरी स्टार्ट होती है, उस शेप को हम बोलते हैं हेलिक्स शेप, ठीक है। उस हेलिक्स शेप में कॉपर की हेलिक्स शेप ली, थोड़ा सा हाँ डिस्टेंस जिसमें होता है बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है, और उसमें हमने करंट फ्लो करा दिया। अब करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी, तो वही है। तो ये एक अपने पास क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हमने एक इसके अंदर बार कोई आयरन की बार डाल दी है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है। अब इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया, कैसे बनाना स्टार्ट करा, तो देखिए ऐसे समझाता हूं मैं, ये एक सोलेनॉइड हो गया अपने पास, ये करंट जा रहा है, जैसे करंट आई इसके अंदर पास करा हमने, तो इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे, इसका पैटर्न आता है हमारे पास कुछ ऐसे, ये ऐसे, तो इस पैटर्न में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है अंदर की तरफ वो पैरेलल रहेंगी और स्ट्रेट रहेंगी और यूनिफॉर्म होती है, अंदर बाहर तो क्या होती है, ऐसे कर्व बन जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब इस पे आता है कि इसकी स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है, उस पर भी बाद में बात करेंगे। अब देखिए ये जिस एंड से निकल रही है और एक तरफ एंटर कर रही है, तो इसका एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल, इसीलिए जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करेगी, है ना, एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, बिकॉज करंट जब फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एक एंड से निकल रही है और एक एंड से जा रही है, राइट। अब आता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, पहले बताया था करंट पे तो सब डिपेंड करेगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन करंट। दूसरा टर्न्स, कितने ज्यादा टर्न्स है इसके पास, और तीसरा डिपेंड करेगा इसके अंदर कैसा मटेरियल हमने इंसर्ट करा है, जिस टाइप का मटेरियल होगा उसके पास कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है एक्वायर करने की मैग्नेटिक फील्ड को, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब आता है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगेन राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या ग्रिप रूल भी कर सकते हैं, वही सेम, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, बस सिंपल सा फंडा है अपना, क्लियर। चलो
अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सोलेनोइड्स का ही एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, जब किसी सोलेनोइड के अंदर हम ऐसे मटेरियल को हम इंसर्ट कर देते हैं, यानी एक मटेरियल लिया हमने, जैसे कि लोहे की कील ली, उसके ऊपर कॉपर की वायर को ऐसे लपेट दिया सोलेनोइड की तरह, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, करंट फ्लो करा दिया। जैसे देखिए ये रहा सेल या बैटरी की हेल्प से, तो वो ऑटोमेटिकली जो ये कील होती है, नेल जो है, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगी जब तक इसके पास करंट फ्लो होगा। उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है। There a strong magnetic field produced inside a can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the। ये तो हो गया टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों, जब स्विच ऑन करेंगे तभी ये मैग्नेट है, स्विच ऑफ करते ही ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या है, लो रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है या एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की कि वो मैग्नेटिज्म को कितना रेजिस्ट करता है। मतलब क्या है कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म फ्लो इस कील के अंदर, तो उसने इसको एक्वायर नहीं किया है ना, जब तक ऑन था तब तक था, उसने परमानेंट उसको एक्वायर नहीं करा, उसको रेजिस्ट करा, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम रिटेंटिविटी। एक्वायर कर लेता तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता, फिर तो ये टेम्परेरी रहता ही नहीं। क्लियर। अब आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है। तो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो करंट जो है अपने पास फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी है करंट, तो फर्स्ट है करंट पे, और दूसरा है कितने टर्न्स है एक यूनिट लेंथ पे। इट मीन जो भी आपने वायर की लेंथ ली है उसमें आपने कितने ज्यादा टर्न्स बनाए हैं, जितने कम टर्न्स बनाएंगे उतनी ही वीक रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट पर। क्लियर है, जहां तक अभी तक क्लियर है चैप्टर। चलो अब आता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज। तो बहुत सारे यूजेस हैं, आपको जो भी आपको पता हो वो आप बता देना। इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है, मोटर के अंदर यूज होता है, ठीक है, टॉयज के अंदर यूज होता है, आई सर्जन यूज करते हैं अगर आइस में कोई पार्टिकल चला जाता है, लाइक कोई मैग्नेटिक पार्टिकल चला गया काम करते करते, तो उस केस में आप उसको ऐसे करके निकालेगा नहीं, स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो उस केस में उनके पास एक डिवाइस होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसके हेल्प से वो बाहर आ जाता है। इसके अंदर यूज किया जाता है, इसको कहते हैं गर्डर्स। ये मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से बड़े बड़े जो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े से ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और कैरिज कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स को ये उठाने का हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके अंदर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इसको ग्रिप बना लेती है, जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब आता है परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जैसे टेम्परेरी मैग्नेट हमने बनाया वैसे ही परमानेंट मैग्नेट बनता है, बट मटेरियल ऐसा यूज करेंगे जिसके पास रिटेंटिविटी कैसी हो, हाई। वहां लो रिटेंटिविटी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार जाए तो वो ये मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर कर लेना चाहिए। तो एक्वायर करने के बाद क्या होगा, वो जो नेचुरल प्रॉपर्टी वो गायब होके अब ये मटेरियल जो है वो मैग्नेट बन चुका है, यानी उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, उसे कहते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि स्टील को यूज करते हैं क्योंकि रिटेंटिविटी ज्यादा है, वो लूज नहीं करता अपनी मैग्नेटिज्म को। इट मींस अगर स्विच ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगी, अब उसके पास वो प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो ऐसे परमानेंट मैग्नेट के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एल्निको। जनरली ये एलॉय से बनते हैं क्योंकि स्टील भी एक एलॉय है, ठीक है। एल्निको नाम से तो चला एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय आयरन के साथ, ठीक है। निपरमैग आयरन का एलॉय है, निकल एल्यूमिनियम टाइटन, ठीक है। किस लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए। क्लियर है यहां तक। चलो यूज परमानेंट मैग्नेट का तो आपने देखा है, स्पीकर्स में यूज होते हैं, स्पीडोमीटर में भी यूज होता है, बहुत सारे नॉट ओनली स्पीडोमीटर वोल्ट मीटर एमीटर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रोफोन्स में यूज होते हैं, लाउड स्पीकर में यूज होते हैं, जहां भी आपको पता हो यूजेस आप लिख देना। चलो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, फोर्स। क्या करा, ये लिया कंडक्टर और इसको रखा मैग्नेट के बीच में, और इन दोनों को रखा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और इसके अंदर करंट फ्लो करा। अब जैसे करंट फ्लो करा तो देखा ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में मूव करा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये डायरेक्शन थी करंट की, ठीक है। अब जब इसको रिवर्स किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके भी देखा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। क्लियर। तो इससे पता चला कि अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो वो डिस्प्लेस होता है। और वो डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहां से पता चला कि फोर्स लगाता है मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर पे फोर्स लगता है, या कंडक्टर की वजह से मैग्नेट पे फोर्स लगता है।
दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। क्लियर? अब आता है जो फोर्स इसमें एक्ट हो रही है इस कंडक्टर पे, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी, मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहली बात वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट करंट पर। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा करंट फ्लो करा रहा है, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फोर्स की वैल्यू। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ, कंडक्टर की लेंथ कैसी है, जितनी लंबी लेंथ उतनी ज्यादा फोर्स। और तीसरा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स, वीक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो इससे बन गया अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी। अब तीनों का क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम लेते हैं साइन थीटा, तो जिससे फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास आई एल बी साइन थीटा। बिकॉज थीटा जो है 90 है और साइन 90 जो होता है वो होता है 1, इसीलिए तो आई एल बी अपना बन गया ना, आई एल बी। क्लियर? चलो अब फॉर्मूला अपने पास आया पीछे, एफ इक्वल्स टू आई एल बी और साइन थीटा। अब कंडीशन क्या है, यहां मैंने ले लिया आई को 1 एम्पियर, ठीक है, लेंथ ले ली कंडक्टर की 1 मीटर। क्लियर? और जो थीटा है वो ले लिया 90। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बी साइन 90। तो 4 जो है वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला कब होगा, इफ कंडक्टर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। हो गया, ये 1 न्यूटन हो गया, ऑटोमेटिकली ये 1 टेस्ला। चलो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, तो इस केस में डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, थंब फर्स्ट फिंगर और ये जो मिडिल फिंगर है इसको लेंगे और तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा थंब फोर्स को, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और मिडिल फिंगर यूज रिप्रेजेंट करेगी करंट को। तो फोर्स मींस एफ, मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई। याद करने के लिए हो गया एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। बस इसकी हेल्प से आप किसी की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सी होती है, ये वो सर्किट है बेसिकली जिसकी हेल्प से हमारे घर में क्या होगा, वायरिंग सिस्टम यूज किया होगा और बाहर से जो भी हम जो पोल होता है उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इसकी हेल्प से हमारे घर तक पहुंचती है। ठीक है, और पोल में कहां से आती है, तो पोल में आती है हमारे पास पावर स्टेशन से, ठीक है, जिनको हम जनरली पावर हाउसेस भी बोलते हैं। तो पावर हाउस से सप्लाई होती है पोल्स में और पोल्स से आती है विद द हेल्प ऑफ वायरिंग, और उस वायरिंग को हम कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की वायर होती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। लाइव वायर जो होती है करंट लेकर आता है घर के अंदर जिसका कलर होता है रेड, ठीक है। न्यूट्रल वायर होती है जो करंट को वापस लेके जाता है जिसका कलर होता है ब्लैक। और अर्थ वायर होती है एक सेफ्टी वायर जिसका काम होता है सेफ्टी के लिए यूज करना। एक्सेस ऑफ करंट कभी हो जाता है या करंट लीक आउट हो जाता है तो उस केस में ये क्या करती है, सारे करंट को अर्थ को दे देती है। वो कलर होता है इसका ग्रीन कलर की। तो 3 वायर का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये है मेन कंपोनेंट्स। देखिए ये पोल हो गया, पोल से ये आ रही है वायर, ये होता है हमारे पास एक मीटर घर में जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर, जिसपे से रीडिंग लेके जाते हैं, ठीक है, जो भी पावर सप्लाई कंपनी है। फिर उसके बाद आता है ये मेन फ्यूज जिसमें एमसीबी बॉक्स वगैरह भी लगाते हैं, ये रहा मेन फ्यूज, इसे भी कह सकते हैं। और इस मेन फ्यूज के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसका काम क्या होता है, घर में हर पार्ट में डिवाइड कर देना इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसको जाएगी। जैसे ये फैन है, लैंप है, टीवी, ये पीसी चल रहा है, फ्रिज है, टीवी हो गया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा करंट है उसको देखो पोल के पास यहाँ पे ये जो लगा रखा है ये हो जाता है अर्थिंग। तो एक्स्ट्रा करंट जो बच गया यानी जो करंट लीक आउट बच गया है या शॉर्ट सर्किट से सॉरी शॉक से बचाने के लिए जो करंट है उसको क्या करता है, अर्थ के पास वापस भेज देते हैं और वो सारा करंट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। और हमारे इंडिया में जो सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट पर, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हो गया पहले। तो पहला है एनर्जी मीटर जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करना कि कितना कंज्यूम कर रहा है कोई, हम कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसको मेजर करता है एनर्जी मीटर। मेन फ्यूज या एमसीबी बॉक्स का काम होता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना। मेन स्विच का काम होता है पूरी सप्लाई को बंद या चालू करना। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब होता है कि घर के अलग अलग कोने में
पावर सप्लाई या करंट को डिवाइड करना। और कनेक्शन सारा का सारा हम किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। तो डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में होती है। क्यों होती है, तो ये आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पैरेलल में अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी सारे अप्लायंसेस वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। क्लियर? चलो अब आता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, कभी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे करंट की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो गई, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर, ये तो 220 ही है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो गया। ये कम होते ही वहां पे क्या होता है, या तो वायर्स ओवरहीट कर जाती है, मेल्ट कर जाती है कई बार, या स्पार्किंग हो जाती है, और कभी कभी सीरियस आग भी लग जाती है, उसकी वजह से बहुत सीरियस एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसको कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट में, तो ये फैक्टर्स होते हैं, करंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम, तो वायर में इतनी ज्यादा हीटिंग हो जाती है कि वहां आग लगने के कई बार चांसेस होते हैं, कई बार वायर मेल्ट हो जाती है, कई बार आग लग जाती है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों होता है ऐसा, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर जो प्लास्टिक की जो लेयर चढ़ी होती है वायर के ऊपर, जो पीवीसी की जो कोटिंग होती है, कई बार वो डैमेज हो जाती है, कई बार कनेक्शन लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, कई बार अप्लायंस में कुछ खराबी आ जाती है, कई बार वाटर लीक आउट होके वायरिंग के अंदर चला जाता है। तो ये मेन कॉजेस होते हैं शॉर्ट सर्किट के। अगर कॉजेस पूछ रहे हैं तो ये आपके पास 4 कॉजेस हैं, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। बेसिकली अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस जिसको यूज करते हैं हम हमारे अप्लायंसेस में या घरों में लगाया जाता है, अप्लायंसेस के साथ भी लगा के आता है। तो वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट या कभी हाई इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो उस केस में वो स्टॉप कर देता है, उस हाई करंट को रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अप्लायंस या घर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होता है वो होने से बच जाता है। तो ऐसा करने के लिए जो फ्यूज होता है उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं डिवाइस के साथ, जिस भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है उसके साथ फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर होता क्या, बेसिकली एक मेटल का वायर होता है या एलॉय, जनरली तो एलॉय होता है, मेटल या एलॉय का वायर होता है जिसका पास एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इस टाइप के, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर देखिए मैं बताता हूँ, ये जनरली 5 एम्पियर 15 एम्पियर ऐसे मिलता है, जो हमारा जो रेटिंग होती है उसकी फ्यूज की, 5 एम्पियर 15 एम्पियर इस टाइप होता है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिवाइस है, मान लेते हैं हमारे पास स्पीकर है ना, उसकी जो रेटिंग है करंट की वो है मान लेते हैं 7 एम्पियर। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फ्यूज लगाएंगे वो 5 एम्पियर का लगा देंगे। अब उससे क्या होगा 5 एम्पियर से, कि जैसे ही 5 एम्पियर करंट आएगा तब तक तो वो ठीक है डिवाइस, जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा, उसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, तो वायर क्या करेगा, वो वायर ड्यू टू हाई करंट मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना वो मेल्ट कर जाएगा। तो देखिए, इफ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस। करंट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो I बढ़ेगा, है ना, H इक्वल्स टू R स्क्वायर RT, I बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वायर मेल्ट होते ही क्या होगा, फ्यूज मतलब वो वायर मेल्ट होते ही सर्किट क्या होगी, इनकम्प्लीट। अब सर्किट इनकम्प्लीट होगी तो वो अप्लायंस क्या होगा, खराब होने से बच गया। अब इसमें खराब क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक फ्यूज खराब हुआ है, और वो जो फ्यूज जो खराब हुआ है वो बहुत सस्ता होता है, बहुत चीप है, और डिवाइस हमारा बहुत महंगा। मान लेते हैं आपने जो स्पीकर्स ले रखे हो 20,000 22,000 रुपए के स्पीकर्स हैं फॉर एग्जांपल, है ना, आपने जो भी स्पीकर्स ले रखे मान लेते हैं 20,000 रुपए के स्पीकर ले रहे हैं, और वहीं जो फ्यूज जो खराब हुआ है वो 5 से 10 रुपए का आता है, तो उसके कंपैरिजन में फ्यूज कुछ नहीं है। तो एक फ्यूज की वजह से पूरा का पूरा हमारा जो डिवाइस है वो सेफ बच गया है, ठीक है। अभी जो फ्यूज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्सिलेन और दूसरा होता है कार्ट्रिज। पोर्सिलेन जो होता है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये है, जो ये वायर जो दिख रही है ये है हमारी फ्यूज वायर, ठीक है। क्या होता था, जैसे करंट ज्यादा होता था ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती थी और सर्किट इनकम्प्लीट। ये होता है कार्ट्रिज, ये जनरली अप्लायंसेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ये स्पीकर्स में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में देखने को मिलेगा। ये जो वायर जा रही है ये है फ्यूज वायर, इसके अंदर ये वायर मेल्ट हो जाती है, तो कुछ नहीं करते, इसको निकालते हैं और लगा देते हैं, 5-10 रुपए का आता है, ठीक है, और इसकी वजह से पूरी की पूरी सर्किट हमारी सेफ बच जाती है।
अब आता है हमारे पास अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कई बार क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करंट ज्यादा हो गया है ना, करंट लीक आउट हो गया है जिसकी वजह से शॉक लग सकता है। उस चीज को बचाने के लिए तो क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये करंट, इसको ग्राउंड के अंदर इट मींस अर्थ के अंदर एक मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो मेटल प्लेट कुछ इस शेप की होती है। अब इससे क्या होगा, ये जितना भी करंट है सारा का सारा अर्थ की तरफ चला जाएगा। अर्थ की तरफ जब जाएगा तो अर्थ उसको क्या करेगा, जिस टाइप का भी ये करंट जा रहा है पॉजिटिव जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वहां पे जनरेट करेगा। जिस टाइप का भी चार्ज यहाँ जाएगा ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट चार्ज वहां पे डेवलप होगा और दोनों मिलके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो शॉक लगता है वो शॉक नहीं लगेगा। ये जो है बेसिकली जो हम फिटिंग्स कराते हैं, वायरिंग कराते हैं घर में, उसमें जो ग्रीन वायर होता है वो इसीलिए दिया जाता है, और जो अर्थिंग होती है वो हमें पावर सप्लाई वाले ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसके साथ वो कनेक्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो अर्थिंग जो है पोल के पास या कहीं अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म, यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।